Hello everyone, good morning to all. Welcome to Arun Academy again. तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट लेक्चर मैं दे चुका हूँ. इंट्रोडक्शन दिया था. तो अगर जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखें, देन उसके बाद आज का लेक्चर देखें. कनेक्टिविटी में चलेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी और अच्छे से समझ में आएंगी. तो आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन बातें बताना चाहता हूँ. तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. होता क्या है कि एक बार तीन दोस्त जंगल में घूम रहे होते हैं और अचानक से शेर आ जाता है. तो एक दोस्त कहता है, यार आज तो मारे गए, आज तो हम ख़त्म हैं, आज तो ये ना छोड़ दे हमें. तो दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं यार, हमें भागना चाहिए. तो तीसरा दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, यार तू शेर से तेज़ कैसे भाग सकता है. तो दूसरा दोस्त कहता है कि भाई मुझे तुम दोनों से तेज़ भागना है, क्योंकि जब तक शेर तुम दोनों को पकड़ेगा मैं थोड़ा सा आगे निकल चुका हूँगा. तो इससे कहानी क्या मिलती है, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, सॉरी. तो शिक्षा ये तो नहीं मिलती कि अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो. लेकिन हाँ, इससे जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि जो कंपटीशन है, जो आगे बढ़ने की जो लड़ाई है इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, वो एक शेर की तरह हमारे पीछे भागा हुआ है. और हमारे जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जो उस शेर के आगे भाग रहे हैं. तो जो सबसे आगे भाग जाएगा, यानी कि जो सबसे आगे रहेगा, ऑब्वियसली वो उसे जीत जाएगा. तो यही एक छोटी सी शिक्षा मैं देना चाहता हूँ कि पढ़ाई करें, मेहनत करें, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ के प्रति लगन के साथ आगे बढ़ें. मैं हर बार ये बातें बोलता हूँ कि कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं लाइफ में तो उसको लगन से करें, प्यार से करें, मेहनत से करें. और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हार्ड वर्क जो है कभी ना कभी आपको पे ऑफ देता ही देता है. तो इसी बात से अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं. दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने देखे थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. एंड देन हमने ये भी कहा था कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं तो हमें हमारी जो सर्किट है उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है. और कल हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यों, कैसे ये जो हैं चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं. कल मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया था कि जब मैं किसी कंडक्टर के अंदर बैटरी लगा देता हूँ और उस बैटरी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं. ओके, तो ऐसा क्यों होता है, आखिरकार उस बैटरी के अंदर ऐसा क्या है कि उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं. तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, देखिए, अगर मैं पोटेंशियल को हिंदी में बताऊं तो पोटेंशियल का मीनिंग है क्षमता. क्षमता किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की. ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्ड आगे आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो अगर हमारा एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है, यानी कि हमें अपने चार्ज पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से उठा के लाना है, तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल. और अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट हैं तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लें. इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट. हिंदी में अगर मैं इसको समझाऊँ तो वो वर्क डन कौन सा वर्क डन जो किया है किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में. ओके, उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन अगर वही पोटेंशियल हमने दो गिवन पॉइंट्स के बीच में लगाया है, यानी कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो अभी ए पर है और उसको उठाकर हम बी पर ले आए हैं, तो उस केस में हम इस चीज़ को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, क्योंकि भैया हम ए से बी पे गए हैं तो ए पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और बी पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसीलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, देन अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल है क्या, तो अब हम मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो मैथमेटिकली हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W is the symbol for work done, Q is the symbol for charge. So
दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, जो भी कंसेप्ट हमारा न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पर n प्लेस करूँगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमसे पूछा जा सकता है अगर हमें वर्क डन और चार्ज दिया गया हो। मैं अभी थोड़ी देर में एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा आपको। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उससे हमें जो फॉर्मूला बेस्ड यूनिट आएगी वो आएगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला बेस्ड यूनिट हो गई जूल पर कूलम नहीं, जूल पर कूलम, दैट इज J/C एंड इट्स SI यूनिट इज़ वोल्ट। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड जूल पर कूलम। तो याद रखना 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओके, सो आई होप आपको पोटेंशियल समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल एक्टिव है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कभी भी अगर कोई डाउट आता है। और ये तो प्री डिसाइडेड है कि जब तक हमारी लॉकडाउन की प्रॉब्लम चलेगी, लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के थ्रू चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। So this is the numerical. What is the work done to transfer 5 coulomb charge from A point to B point when the potential difference between them is 220 volt? ओके, तो हमें एक पॉइंट से 5 कूलम चार्ज को उठा के बी पॉइंट पे लेके जाना है और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। तो नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेट इज़ वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हमें निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है डेट इज़ 220 वोल्ट, चार्ज हमें दे रखा है डेट इज़ 5 कूलम। सिंपली हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमारा वर्क डन आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें जो हैं वो SI यूनिट में ना देके हमें वो CGS यूनिट यानी कि छोटी यूनिट में भी दे सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जो चीज़ तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो कौन सी यूनिट में है। वर्क डन अगर जूल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट के अंदर आएगा। टाइम अगर कहीं पर है, अगर वो सेकंड में है, अगर वो मिनट में है तो उसको सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट लिखा है कि आप यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यूनिट्स के साथ कई बार एग्जामिनर खेल जाता है और अगर वो खेल हमें समझ में नहीं आया तो हमारे नंबर गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको दोबारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल को समझ लिया है और अब आप प्रैक्टिकली जान पाएंगे कि कैसे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो देखिए मेरे सामने ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर मैंने फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है और उस कंडक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया एक बैटरी के साथ। अब देखिए ये जो बैटरी है, यहाँ पर होता क्या है, आपको पता ही होगा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हायर पोटेंशियल को शो करता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल को शो करता है। तो एक बार जब हमने बैटरी के साथ इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है या नेचर होता है वो होता है टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से मूव होना स्टार्ट करेंगे और ये सारे के सारे इस तरह से सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है विजुअलाइज हो रही है कि कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंड हमने कल ही पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगा इस प्रकार से। ठीक है, तो करंट कैसे आया? जब बैटरी ने अपना काम किया। बैटरी ने क्या काम किया? उसने वर्क किया। क्या वर्क किया? इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके चले गए और इसी चीज़ को उसको बोला था
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इसने शो किया, जिसकी मदद से हमें क्या मिला, हमें करंट मिला। ऑल्दो करंट की जो यूनिट है वो हम कल देख चुके हैं, डेट इज़ एम्पियर, लेकिन इसकी कुछ छोटी यूनिट भी होती हैं। अच्छा, इसको हम शो करते हैं ए से, और इसकी कुछ छोटी यूनिट भी होती हैं जैसे कि मिली एम्पियर, तो उसको हम एम ए से शो करते हैं। एक और सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे माइक्रो एम्पियर कहा जाता है। मिली एम्पियर जनरली जो हम घरों में छोटे छोटे डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनके अंदर जो करंट जाता है या प्रोसेस होता है वो मिली एम्पियर होता है, और जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो माइक्रो एम्पियर के करंट पे काम करते हैं। तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिलेशन क्या है, तो 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होता है। लेकिन अगर हमसे उल्टा पूछा जाए तो भी हमें याद होना चाहिए, 1 माइक्रो एम्पियर इज़ इक्वल टू, अभी एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर -6 एम्पियर हो जाएगा, एंड 1 मिली एम्पियर इज़ इक्वल टू, अगेन छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें करंट का फंडा क्लियर हो गया कि कैसे किसी सर्किट के अंदर करंट जनरेट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे हमारे प्यारे सर्किट डायग्राम्स। जी हाँ, बिफोर ओम्स लॉ हमें सर्किट को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सर्किट के अंदर बैटरी कहाँ पे प्लेस होती है, वोल्ट मीटर कहाँ पे प्लेस होता है, अमीटर कहाँ पे प्लेस होता है, इसके अलावा जो रेजिस्टेंस हैं या जिसको हम आगे बल्ब भी कह सकते हैं वो कहाँ पे प्लेस होंगे, और वायर के अंदर जॉइंट वायर किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठें, क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँगा आप भी ड्रॉ कर लें। तो गाइज़, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमारा कॉन्टीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है बिटवीन टू टर्मिनल्स, कहने का मतलब है जो हमने अभी एक कंडक्टर दिखाया था, उस कंडक्टर को हमने बैटरीज़ के साथ कनेक्ट किया था। एक एंड पे पॉजिटिव एंड होता है, एक एंड पे नेगेटिव एंड होता है। उन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो हमारा पूरा का पूरा पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे अप्लाइंसेस होते हैं। तो वो अप्लाइंसेस कैसे सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक सेल की बात करूँ तो सेल क्या होता है, बेसिकली एक जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक जिसमें नेगेटिव टर्मिनल हो, तो उसे हम एक सेल कहते हैं। इनके बीच में गैप रहेगा, प्लीज़ आप यहाँ पे बीच में लाइन मत ड्रॉ कीजिए। ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जाकर ये किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो सकता है, लाइक रेजिस्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से हम एक सेल को डिनोट करते हैं। तो दिस इज़ सेल। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ले आएँ, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ले आएँ, यानी कि मैं अगर यहाँ पर मल्टीपल सेल की बात करूँ तो वो हमारी बैटरी हो जाती है। बैटरी के अंदर प्लस माइनस जैसे शो किए हैं आप बिल्कुल वैसे ही शो करेंगे। देन उसके बाद हमारे सर्किट के अंदर की होती है, यू नो वेरी वेल, जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उनके अंदर हम वायर को प्लग इन करते हैं पहले सर्किट में, देन उसके बाद स्विच ऑन करते हैं, वही स्विच को हम की कहते हैं। यहाँ पर जो की है वो दो प्रकार से शो हुई है, दिस इज़ ओपन की एंड दिस इज़ क्लोज की। दिस इज़ द मेथड, बेस्ट मेथड टू शो द की। एक और मेथड होता है जिसमें हम लाइन के अंदर ही, एक लाइन के अंदर ही ऐसे अगर हम इस प्रकार से ओपन करके शो कर दें तो ये भी ओपन की को शो करता है। लेकिन अगर हम लाइन को थोड़ा सा ऐसे सेपरेट करके दिखाएं तो ये क्लोज की को शो करता है। लेकिन अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ ना करें, आप यूज़ करें दिस मेथड टू रिप्रेजेंट अ की। नाउ दिस इज़ अ जॉइंट वायर। देखिए यहाँ से एक वायर आ रहा है जो कि जॉइंट हो रहा है इस वायर के साथ। ये जॉइंट सर क्या परपेंडिकुलर ही शो हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस प्रकार से भी वायर जॉइंट को शो कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से भी वायर जॉइंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो वायर जो हैं वो जॉइंट हैं इस वायर के साथ। तो दिस इज़ द मेथड टू जॉइंट अ वायर।
नाउ हेयर हमारे पास है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। यस, कई बार हमें क्या होता है कि वायर को जॉइंट नहीं करना, तो ब्रिज लाइक शेप में हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वायर ऐसे गई हुई है इसके नीचे से और ब्रिज लाइक शेप में दूसरी वायर इसके ऊपर से आई हुई है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि शो दी वायर विदाउट जॉइनिंग, तो हम इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव बल्ब। देखिए सर्किट डायग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा डिवाइस ज़रूर होगा जो बैटरी से आ रही एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है, तो वो बल्ब हो सकता है, या फिर हम बल्ब की जगह रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वट एवर इट इज़, उसके अंदर देखो कुछ कुछ अमाउंट का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब सर्किट में हम फ्रिज तो बनाएंगे नहीं, है ना, तो हम उस चीज़ को रेजिस्टेंस से शो कर देंगे। तो रेजिस्टेंस से शो करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल हो जाती है। तो ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से विदाउट एनी एरो शो करते हैं, लेकिन जब भी हमारे रेजिस्टेंस के अंदर कोई एरो घुसा होगा, जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला, तो ये जो दोनों हैं ये रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल रेजिस्टेंस के या रिहोस्टेट के। तो इसको प्लीज़ आप ध्यान से नोट डाउन कर लें कि ये दोनों है रिहोस्टेट और ये है हमारा सिंपल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो हम सर्किट डायग्राम में यूज़ करेंगे, और वो हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर का जो सिंबल होता है उसके बीच में ए लिखा होता है। ये प्लस का मतलब है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस माइनस का मतलब है कि ये एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा जी, अमीटर काम क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ। एमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करना किसी भी डिवाइस के अंदर। और ये कनेक्ट कहाँ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर इसकी पोजीशन क्या होगी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो देखिए मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ क्योंकि एमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है बैटरी के साथ। आप किधर करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि बैटरी के अंदर जो नेगेटिव एंड का जो टर्मिनल है आप उसको वहाँ पे प्लेस करें। मैं भी एक क्वेश्चन कराऊँगा जिसमें मैं आपसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवाऊँगा, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कहाँ एमीटर प्लेस होगा और कहाँ वोल्टमीटर प्लेस होगा। वोल्टमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ओबियसली पोटेंशियल वोल्टेज, कितनी वोल्टेज हम उस डिवाइस को दे रहे हैं, और इसको मेज़र करने के लिए हम वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसको याद रखें, एमीटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट होगा बैटरी के साथ, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। अच्छा, किसके साथ पैरेलल में होगा, वो उस डिवाइस के साथ पैरेलल में होगा जिसके अंदर से हमें वोल्टेज मेज़र करनी है। तो मैं ये अभी आपको एक डायग्राम के अंदर समझाऊंगा कि कैसे हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, लेट्स ड्रॉ अ सर्किट in which we have one battery, one resistance, one emitter, one voltmeter, one key on their respective positions. Okay, then let's see how we can draw it. तो जैसा कि क्वेश्चन में मैंने पूछा कि एक सर्किट डायग्राम हमें बनाना है जिसके अंदर एक बैटरी हो, एक रेजिस्टेंस हो, एक की हो, एक एमीटर हो और एक वोल्टमीटर हो, तो कुछ ऐसा वो डायग्राम बनेगा। दिस इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको पोजीशंस के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, और इसके अंदर ये बैटरी है जिसमें इधर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया और इधर मैंने नेगेटिव टर्मिनल ले लिया। अब देखिए जो की पोजीशन मैंने ली है वो जस्ट बैटरी के साइड में ली है नेगेटिव टर्मिनल के एंड में, और उस की के बाद जो मैंने कनेक्ट कर रखा है वो एमीटर को कनेक्ट कर रखा है। एमीटर का ये वाला एंड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल है। आप इस एमीटर को इधर भी लगा सकते थे, ठीक है, दोनों ही पोजीशन सही हैं, लेकिन यहाँ लगाने का फ़ायदा क्या है अगर प्रैक्टिकली हमसे कोई पूछे। तो देखिए जब करंट पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के अंदर से हो के यहाँ आएगा, अगर हमारे पास और भी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड होते तो जितना भी करंट गया है वो यहाँ पर आकर मेज़र हो जाएगा कि
पीछे से कितना करंट यहाँ आ रहा है। ओके, अगर हम यहाँ इसको प्लेस करते तो जितना करंट बैटरी में से आ रहा है हमें वो तो पता लग जाएगा, लेकिन कितना उधर यूटिलाइज हो गया, अगर कोई वैल्यू डिफ़र हुई है तो वो हमें पता नहीं लगेगा। डेट्स वाई वी प्लेस द एमीटर राइट हियर। बात करते हैं पोटेंशियल मीटर की या फिर वोल्टेज डिवाइस की, तो वो पैरेलल में लगेगा, मैंने आपको बता ही दिया था। तो पैरेलल में लगेगा बैटरी के साथ। तो देखिए ये प्लस एंड इस प्लस एंड से कनेक्टेड है, ये माइनस एंड इस माइनस एंड से कनेक्टेड है। इसको हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम चाहते तो इस प्रकार से बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते थे। दिस इज़ द सेकेंड वे टू अटैच अ वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर। ठीक है, मैं पोटेंशियल मीटर बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। पोटेंशियल मीटर आपका 12th क्लास के अंदर आप देखेंगे, अभी आप वोल्ट मीटर से ही समझो। दिस इज़ वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापने के काम आता है। तो इस प्रकार से मैंने दो कॉन्फ़िगरेशन बता दी। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारा एमीटर होता है वो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में लिखता है, सीरीज़ पोजीशन में लगता है, और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल पोजीशन में लगता है विद व्हाट, बैटरी। ओके, तो ये एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम था। आगे जाकर आपको जब मैं ये कहूँगा कि रेजिस्टेंस 2 हैं, 3 हैं, सीरीज़ में हैं या पैरेलल में हैं, तो उनका सर्किट डायग्राम भी हम बनाना सीखेंगे। तो फ़िलहाल हम मूव कर रहे हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और जो कि है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ की जो डेफिनेशन है आपको पूछी जाएगी डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं एक कंडक्टर ले लूँ, मैं यहाँ पर आपको एक कंडक्टर बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लूँ और उस कंडक्टर को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, मैं अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की है तो इसमें से करंट जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप ध्यान से समझो, जितनी मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगा, जितनी मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाऊंगा, उतना ही ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। नॉर्मल सी भाषा में समझते हैं, आपने एक सेल लिया और आप चाहते हो कि उस एक सेल से आपके घर का बल्ब ग्लो कर जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो वोल्टेज है वो कम है। फिर आपने 2 सेल लिए, फिर आपने 3 लिए, 4 लिए, इस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ाते हुए चले गए और फिर आप एक सर्टेन लेवल पे देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो कर गया। तो यही ओम्स ने कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली रिलेशन है। इस सिंबल से हम डायरेक्टली रिलेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशंस को शो करते हैं। सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देखिए ये जो प्रोपोर्शनल के सिंबल होते हैं, इनको रिप्लेस करने के लिए हम कोई कांस्टेंट लेके आते हैं बच्चों, और वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा आर। आर क्या है? आर इज़ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है वो बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, मैं अपनी ही भाषा में इस V इज इक्वल टू आई आर को 2 में 3 का कंसेप्ट बोलता हूँ। वो क्यों सर? क्योंकि देखिए कई बार हमें क्वेश्चंस के अंदर इन तीनों में से 2 चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी चीज़ पूछी जाएगी। ये 2 में 3 का कंसेप्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर काफ़ी जगह यूटिलाइज होगा, तो इसको आप अच्छे से देख लें। जैसे कि मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ लैम्प इफ़ 2 एम्पियर करंट इज़ पास थ्रू इट बाय 220 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर 2 चीज़ें कौन सी गिवन है? एक तो करंट गिवन है डेट इज़ 2 एम्पियर, एक वोल्टेज गिवन है डेट इज़ 220 वोल्ट। तो हमें थर्ड चीज़ क्या निकालनी है? डेट इज़ रेजिस्टेंस। ओके, तो ये 2 में 3 का कंसेप्ट लगा के आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। डैट विल बी योर होमवर्क। मैं बात करना चाहूँगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली रुकावट होती है कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ्लो को रोकती है। और जैसा कि मैंने कहा हर डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम रेजिस्टेंस होता है तो किसी में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। कैसे पता चले कि किस में कम रेजिस्टेंस है, किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस है? देखिए जो डिवाइस जितना जल्दी गर्म होता है
उसके अंदर मान लो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और जो डिवाइस जल्दी से गर्म नहीं होता उसकी और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है, तो वो उसके अंदर क्या है, कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जिसके अंदर कम रेजिस्टेंस होता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, तो उस चीज़ को हम इंसुलेटर कहते हैं। ये बात में मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस रेजिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। सिंबॉलिकली हम इस प्रकार से रेजिस्टेंस को शो करते हैं, और ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करें जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, यूनिट होती है ओम, क्योंकि ओम भाई साहब ने इसको दिया था, और सिंबॉलिकली हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप ये न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लें, क्योंकि एक दिन मैं लेक्चर जो लूँगा वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स पे लूँगा। हम कम से कम 10 या 12 न्यूमेरिकल उस दिन प्रैक्टिस करेंगे जब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। कल हम ओम्स लॉ को और डिटेल में देखेंगे, जिसमें मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि ओम्स लॉ के अंदर कैसा ग्राफ बनता है वी और आई के बीच में। रेजिस्टेंस से हम रेजिस्टिविटी पर कैसे जाते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो कल हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की। दूसरी बात जो है कि जैसे जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता जाएगा, ठीक है, हम साथ साथ केमिस्ट्री के सेशंस को भी स्टार्ट करने वाले हैं लेटर ऑन। जैसे ही इस चैप्टर के अंदर हम लगभग 70% पहुंच जाएंगे। तो एनीवे, तो आप बस लर्न करें, सेफ़ रहें, मेरी बस यही दुआ है आप लोगों से, सॉरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है गाइस कि अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसे मेमोराइज़ करने की कोशिश मत करो, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप समझकर उसको मेमोराइज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके दिमाग में रहेगी। तो हम मिलते हैं कल, बाय बाय।